नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुकी है। अनुमान यह है कि साल 2030 तक भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा और इसको हासिल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी नीतियों में काफी बदलाव किया है। एक और जहां अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए, वहीं घरेलू मोर्चे पर भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योजना बनाकर फैसलों को लागू किया है, जिससे सर्विस सेक्टर भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव कर जहां आम लोगों को राहत दी है, तो बिजनेस सेक्टर को भी बूस्ट देने का काम किया है। साथ ही दीपावली से पहले डीए में बढ़ोतरी कर मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात दी है। माना जा रहा है कि जनता की जेब में पैसे होंगे तो बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन भी बढ़ेगा। साथ ही किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 2026-27 विपणन वर्ष के लिए 6 रबी की फसलों का एमएसपी भी तय किया है, जिससे कृषि क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद है। इधर आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जिसके पीछे आरबीआई ने महंगाई कम होने को कारण बताया है। लेकिन वहीं आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भारत पर 24.4 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विश्व बैंक का कर्ज है, जिससे अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने को लेकर संशय भी पैदा हो रहा है। सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार विदेशी कर्ज के बोझ तले दबी भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएगी? क्या मोदी सरकार की नीतियां भारतीय बाजार को दुनिया के बाजार के सामने खड़ा कर पाएंगी? क्या वैश्विक स्तर पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार भारतीय बाजार से जुड़े सेक्टर्स को सुरक्षा दे पाएगी? और क्या अलग अलग तरह की सौगात देकर केंद्र सरकार बाजार का भरोसा जीत पाएगी? विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। जानकारों का मानना है कि 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मजबूत खर्च, मांग, उत्पादन और सेवाओं का बढ़ता जाल इस टारगेट को आगे बढ़ा रहा है। मोदी सरकार भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वक्त वक्त पर कई फैसले ले रही है, लेकिन इसके केंद्र में है कृषि और बाजार से जुड़े सर्विस सेक्टर, जहां मांग के अनुरूप उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। अगर बात करें भारतीय इकोनॉमी की, तो 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान है। सर्विस सेक्टर भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर तेजी से बढ़ रहा है। होटल, रियल एस्टेट, परिवहन, व्यापार जैसे सेक्टर्स में 9.3% की बढ़ोतरी दर्ज होने का अनुमान है। पिछले साल ये दर 6.8% थी। वहीं पिछली तिमाही में देश ने कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स में 3.7% की विकास दर दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में दुगनी से भी ज्यादा है। अनुमान है कि साल 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था करीब 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। साल 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। घरेलू मोर्चे पर इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने के बीच केंद्र की मोदी सरकार इंटरनेशनल लेवल पर भी कदम बढ़ा रही है। मोदी जी ने लगातार 11 वर्ष एक के बाद एक परिवर्तन किया। 11 वर्ष की जो यात्रा हम सब ने अनुभव की है, उसमें हम एक फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी से आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और 2 साल में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। And then more recently, the indirect tax reduction has happened, and both these together will leave a lot of disposable income in the hands of the public. The government has been striving to achieve over the last 11 years and successfully too as well, even as the environment becomes more and more challenging in the external world. The endeavor has been to continue to support domestic growth so that more and more people can find their livelihood enhanced either through employment or through entrepreneurship. With growth of real GDP surprising on the upside at 7.8% and GVA at 7.6% for Q1 this year. Buoyancy in services sector coupled with steady employment conditions are supportive of demand. This is expected to get a further boost from the rationalization
of GST. अभी हाल ही में ही भारत ने यूरोप के 4 देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत ये चारों देश भारत में अगले 15 साल में $100 अरब यानी 8.86 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस एग्रीमेंट से एजुकेशन, IT, बिजनेस सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है और आर्किटेक्चर, नर्सिंग और अकाउंट के एक्सपर्ट को मौका मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो उनकी डीप पॉकेट्स हैं उससे उनको एक हमारे यहाँ मार्केट मिलेगी और हमको जो इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स मिलेंगी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये ब्यूटीफुल सिनर्जी है दोनों तरफ से। उनकी जो स्ट्रेंथ है और हमारी स्ट्रेंथ को कंबाइन करके हम एक लार्ज मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, एक लार्ज अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और मेक इन इंडिया को भी यहाँ पे फर्दर स्ट्रेंथ मिलेगा। तो इससे जो है इंडस्ट्री को काफी इम्पेटस मिलेगा। इधर दीपावली से पहले कई फैसले देश के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी, ऑटो कंपनियों की शानदार बिक्री, शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, रिकॉर्ड GST कलेक्शन और RBI के रेपो रेट में कोई बदलाव न होने की खबर से बाजार में तेजी देखने को मिली, जो देश की अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार का मजबूत संकेत भी देता है। वैश्विक स्तर पे काफी अनिश्चितता का माहौल है। वैश्विक विकास में लगातार कमी हो रही। भारत के संदर्भ में विकास दर 6.5% के आसपास रहने का अनुमान है और मुद्रा स्थिति में लगातार कमी हो रही। हाल जो मार्केट में वोलेटिलिटी देख रहे हैं हम, वो उसकी वजह है जो अमेरिका सरकार ने जो हर आए दिन वो नया कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं टैरिफ को चलते हुए, उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। जियोपॉलिटिक्स भी थोड़ी सी प्ले कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय इकोनॉमी के लिए चिंताजनक बात यह है कि भारत वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। RBI की जून 2025 की रिपोर्ट कहती है कि हर भारतीय पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज है। 2 साल में हर व्यक्ति के कर्ज में 90,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर $24.4 बिलियन यानी कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। अगर इसमें आंतरिक कर्ज को जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर भारत पर 261 लाख करोड़ का कर्ज है। सरकारों का तर्क है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कर्ज लिया जाता है। वहीं आर्थिक मंदी से निपटना, मौजूदा कर्ज को कम ब्याज दरों पर बदलना, मौद्रिक नीति के तहत इकोनॉमी को काबू में रखना, खर्च और इनकम के अंतर यानी बजटीय घाटे को बैलेंस रखना भी कर्ज लेने का मुख्य कारण होता है। लेकिन कई सालों से करोड़ों की परियोजनाओं की घोषणा तो की गई, लेकिन उनको धरातल पर उतारने के लिए अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा। हकीकत में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दूर दराज के इलाकों तक नहीं पहुंच पाई हैं। उद्योग धंधे लगाने की बात तो हो रही है, लेकिन रोजगार कम होते जा रहे हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कर्ज का इस्तेमाल उत्पादक परियोजनाओं में होना चाहिए, जिससे देश की GDP बढ़ेगी और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। लेकिन अगर कर्ज का इस्तेमाल केवल घाटा पाटने में किया गया तो देश की इकोनॉमी को तेजी से नुकसान होगा। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत विकसित देशों को पछाड़कर और मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ पाएगा? चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, तो समृद्धि के खुले द्वार, सौगातों की एक भरमार होगी। और एक चीज़ हमें यहाँ ये समझनी पड़ेगी, जब हम देश की बात करते हैं, हम इकोनॉमी की बात करते हैं, लगातार सरकार के जो प्रयास हैं और लगातार जो सौगात दी गई है, उसके बाद जिस तरह का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बाजार में जो चीज़ें हो रही हैं, असल में आने वाले समय में ये हमारी ग्रोथ और इकोनॉमी में कितनी बड़ी बढ़त दिखाएगा। और एक, क्योंकि कहते हैं ना कि चौथी अर्थव्यवस्था के बाद तीसरी एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम कितने नज़दीक हैं, ये बात बिल्कुल एक सवाल की तरह आती है। और बहुत सारे प्रयास क्योंकि लगातार किए जा रहे हैं, लक्ष्य लेके चला जा रहा है कि इस समय तक हमें ये सारी चीज़ों को मिल जाना है, वहाँ तक पहुँच जाना है। तो ये जो पूरे डेवलपमेंट किए हैं सरकार ने, इसके बाद में ये राह कितनी आसान होती है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे
अभय नारायण। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं सुरेश मनचंदा। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री लोकेश भारती आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। आर्थिक विश्लेषक हैं शरद कोहली। शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं शरद जी से करूंगी। शरद जी जुड़े हैं हमारे साथ? चलिए, शरद जी अभी हमारे साथ नहीं है, लोकेश जी भी नहीं है। सुरेश मनचंदा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी। हाँ सुरेश जी, ये देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, लगातार मोदी सरकार की जो सौगातों का बाजार पर कितना असर, हम इस बात पर इसलिए भी हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद लक्ष्य हमारा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का है। जिस तरीके से लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से हम लगातार प्रयास हो रहा है देश में, सरकार जो प्रयास कर रही है, कर्मचारियों को सौगात की बात हो, किसानों को सौगात की बात हो, जीएसटी स्लैब्स की बात कर लें, मतलब ओवरऑल बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हो गई हैं जिसके बाद हमें लगता है कि बाजार बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी चीजों के डेवलपमेंट दिखेंगे। कहते हैं ना कि जब तमाम चीजें बढ़ेंगी तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लेकिन ये कितना आसान होगा उस तीसरी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पहुंचने के लिए? ये सबसे पहले तो आपको और जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो दर्शक इस समय पर इस हमें देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। देखिए, आज जिस विषय को लेकर के आपने ये चर्चा शुरू की है उसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं। इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है? इन चीजों की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि इकोनॉमी का जो सर्कल है वो सुचारू रूप से चलता रहे। और पिछले कई दिनों से, या यूं कहें कि पिछले करीब करीब 6 महीने से जो टैरिफ वॉर इंडिया के अगेंस्ट में अमेरिका ने छेड़ी है, उसके बाद भारत ने लगातार ये प्रयास किया है और सरकार का ये लगातार प्रयास रहा है कि जो परचेजिंग पावर भारतीयों की है उसको बरकरार रखा जाए, और वो परचेजिंग पावर जो है वो निरंतर बनी रहनी चाहिए। आप देखेंगे डोमेस्टिक जो परचेजिंग थी उसके बीच के अंदर में एक स्लम्प आया था पीछे। अगर मैं 6 महीने पूर्व जाऊं तो वहां पर गाड़ियों की सेल के अंदर, इवन टू व्हीलर्स की सेल के अंदर में एक गिरावट देखने को मिली थी, और लोगों की जो परचेजिंग पावर्स थी उसके अंदर में हमने कमी देखी थी। और हमने ये देखा था कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय पर भी कुछ मेजर्स लिए थे, सरकार ने उस समय पर भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे ताकि लोगों की परचेजिंग पावर्स जो है वो इंक्रीज हो। अभी जो कल कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें भी जो डिसीजंस लिए गए हैं उसके अंदर भी जो ये ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर देखिए, भत्ता क्यों बढ़ाया गया? सरकारी कर्मचारियों का भत्ता इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि ये जो त्योहारी एक तो माहौल है, उस त्योहारी माहौल के अंदर में लोगों के पास में एक परचेजिंग पावर आनी चाहिए। करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों के हाथ में ये जो एक सरप्लस मनी गई, वो सरप्लस मनी आफ्टर ऑल जाएगी कहाँ? वो आफ्टर ऑल आएगी आपकी इकोनॉमी के अंदर में। कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई घर के लिए ज्वेलरी खरीदेगा, कोई जाकर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेगा, तो वो ओवरऑल इस प्रोस्पेक्ट के साथ में हमें एक तो ये चीज नजर में रखनी चाहिए। दूसरी, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार और स्वदेशी के ऊपर पे जो थ्रस्ट दिया है वो ठीक है, बहुत बढ़िया थ्रस्ट है, लेकिन उसके साथ में हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में उस काबिल है कि जहां पर हम स्वदेशी यहाँ पर बिल्कुल उस तरीके से अपना सकते हैं जैसा कि विदेशों से हम आज गुड्स इंपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी, क्या हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी इस समय पर अवेलेबल है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पे हम इस समय पर कहां पर खड़े हुए हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये दिखाई देती है, स्वदेशी देखिए बहुत अच्छा है क्योंकि सर्कल घूमेगा, और यहाँ पर जो एमएसएमई सेगमेंट है, एमएसएमई सेगमेंट के पास अगर पैसा जाएगा तो निश्चित तौर के ऊपर पे आप एक ग्रोथ रेट देखेंगे। और जो इस समय पर हमने बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो जीएसटी के अंदर में ये कटौती की है, उससे निश्चित तौर के ऊपर पे एक बूस्ट मिला है। उसको भी कम करने के पीछे रीजन क्या है? उसको भी कम करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, 2 एस्पेक्ट। नंबर 1, एमएसएमई सेगमेंट को बूस्ट करना, और नंबर 2 जो सबसे क्रूशियल सेगमेंट है वो है आपकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना। जीएसटी को जो रिड्यूस किया गया है उसके पीछे सब साफ सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी पॉकेट के अंदर में अगर मान लीजिए कि 10 रुपए खर्चने के लिए हैं तो उस 10 रुपए को किस तरीके से और आप परचेज पावर को आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप 10 रुपए में एक की बजाय 2 इंडस्ट्रीज को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, वो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यहाँ पर इस चीज को हमने
ध्यान में देना है। और तीसरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रधानमंत्री साहब ने यहाँ पर की, वो ये है कि इस समय पर जो एमएसपी के अंदर में, कल कैबिनेट के अंदर में जो एमएसपी के अंदर में जो इजाफा किया गया, उसका भी एक बेनिफिट जो है वो हमारे फार्मर्स को मिलेगा। अब वो फार्मर्स के पास जब पैसा जाएगा तो वो अल्टीमेटली सर्कुलेट होकर के कहाँ आएगा, वापस इकोनॉमी में आएगा। फार्मर के पास जब पैसा हाथ में जाएगा तो वो भी परचेजिंग पावर यहाँ पर उसकी भी बूस्ट करेगी। इकोनॉमी जो घूमती है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो घूमती है आपकी परचेजिंग पावर के ऊपर। अगर कंज्यूमर के पास में परचेजिंग पावर है तो यानी कि आपकी इकोनॉमी की हेल्थ जो है वो निश्चित तौर के ऊपर पे ठीक ठाक है। अभी मैं आपकी ये रिपोर्ट देख रहा था जिसके बीच के अंदर में आपने लोन्स का जिक्र किया कि जीडीपी के अगेंस्ट में भारत के पास ऊपर में जो 261 लाख करोड़ रुपए का आपने यहाँ पर लोन दिखाया है, इंटरनल 90,000 रुपए और शायद कुछ और लोन था। तो मैं यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर दूं कि डेवलपमेंट्स के लिए अमूमन आईएमएफ से और इंटरनेशनल मार्केट से हर एक कंट्री जो है वो लोन ग्रैब करती है और लोन उठाती है। भारत का कमोबेश इस समय पर जो नंबर है वो बहुत पीछे है। भारत का के ऊपर पे जो डेट्स इस समय पर हम देख रहे हैं वो करीब करीब 80% के डेट है और जीडीपी, टोटल जो हमारी जीडीपी है उसके ऊपर पे 80%। इसके अलावा मैं अगर आपको इंटरनेशनल सिनेरियोस बताऊं, सूडान 252%, यानी कि आप ये लगा के चलें कि 250% से भी ज्यादा का उसने अपनी जीडीपी के अगेंस्ट में लोन लिया हुआ है। इसके अलावा जापान, सिंगापुर, ग्रीस, ये वो कंट्रीज हैं जिनके लोन कमोबेश 200% और 200% से ज्यादा के हैं अपनी जीडीपी के अगेंस्ट में। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की भी बात करता हूं तो जहां पर अभी फिलहाल तालाबंदी हो गई है, सरकार वहां पे बंद है और ये 8वीं बार ऐसा हुआ है अमेरिका के अंदर जब वहां पे कर्मचारियों को जो है छुट्टी दी गई है जहां पर वेतन नहीं है देने के लिए, तो 123% का जीडीपी के अबव उसके पास में डेट है। तो डेट लेना क्यों जरूरी हो जाता है? डेवलपमेंट्स के लिए। डेवलपमेंट होंगी, निश्चित तौर के ऊपर पे रोजगार जनरेट होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो वहां पर आपको फायदा मिलेगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्ड हुआ है तो आप ये लगा करके चलें कि अगर नोएडा से अगर मुझे लखनऊ जाना है तो जहां पर पहले मुझे 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे का सफर करना पड़ता था, आज वो कमोबेश होकर के आधा % रह गया है, यानी कि 50% ड्यूरेशन जो है वो मेरी कम हो गई है। तो इसलिए वहां पर वो चीज जरूरी हो जाती है। और रही बात जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दी है वो काबिले तारीफ है और इसका निश्चित तौर के ऊपर पे ये जो सरप्लस मनी आएगी वो सरप्लस मनी यहाँ पर इनबिल्ड होगी और उसका फायदा निश्चित तौर के ऊपर पे हमारे कंज्यूमर्स को के साथ साथ में इंडस्ट्री को भी मिलेगा। और यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट और टूल, हाँ, यहाँ जो एक और इम्पोर्टेंट टूल जो यहाँ पर मैंने देखा है वो ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर में दालन को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सजगता एक दिखाई है, यानी कि 4 साल का एक यहाँ पर जो ड्यूरेशन दालों को लेकर के है वो ये दिखाता है कि, और सबसे मैं यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि अभी तक पिछले 3 साल के अंदर में जो सबसे ज्यादा एमएसपी रेज हुआ है वो पल्सेस के अंदर ही हुआ है, जहां पर भारत का जो कंजम्पशन है करीब करीब 320 लाख मीट्रिक टन के आसपास, जहां पर हमारी डिपेंडेंसी विदेशी बाजारों के ऊपर पे है दालों के अंदर में, और 240 टन के आसपास हम सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं और तकरीबन 60-70 लाख मीट्रिक टन हमने पिछले साल इंपोर्ट किया है। और उस इंपोर्ट की वजह से यहाँ पर दालों के प्राइसेस जो है वो प्रेशर के अंदर में आए और किसानों को प्राइसेस नहीं मिल पाए। लेकिन ये जो कल जो प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर पे मोहर लगाई है कि आत्मनिर्भर होना है दालों के अंदर में और सेल्फ सफिशिएंट होना है, उसको लेकर के जो 11-12 हजार करोड़ रुपए का जो बजट एलोकेट किया गया है वो भी बाजार के अंदर जाएगा, किसानों के पास जाएगा और घूम फिर करके वापस मार्केट के अंदर आए। ठीक है, चलिए लोकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। हाँ लोकेश जी, बहुत एक सटीक सा सवाल है कि बाजार में यदि मांग और आपूर्ति बढ़ती है और लगातार इन चीज़ों को लेकर जो सरकार, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रही है आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, हमारा यदि उत्पादन बढ़ता है, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, हम जिस लक्ष्य की तरफ हैं और ये जो कहा जा रहा है कि जर्मनी को छोड़ के हम उस इकोनॉमी पे पहुंचेंगे, ये कैसे सार्थक होगा? क्या ये सौगात जो हैं ये वाकई उस पूरी ये सौगात मिलकर वो उद्धार कर देंगी? कैसे हो पाएगा? लेकिन निश्चित रूप से राखी जी, जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा
जो व्यवस्था है वो इसलिए लगी हुई है कि मांग जो है वो बनी रहना चाहिए। जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं गिरी हैं, अगर हम लोग आर्थिक मंदियों की ही बात करें, तो उसमें मुख्य रूप से कारण जो रहे हैं वो रहे हैं मांग की कमी होना। मांग की कमी नहीं होने के कई कारण होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कारण होता है कि व्यक्ति की जो क्रय शक्ति क्षमता है या परचेजिंग पावर है, वो लगभग न्यून हो गई है, मिनिमम हो गई है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सरकार के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए, तो उसमें सीधे रूप से देखा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु पहले 118 रुपए की थी या 112 रुपए की थी, ठीक है? तो उस 12% की दर को अब हम 18 में तो ले जा नहीं सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है 5% में आएगा। तो 112 रुपए की वस्तु 105 रुपए की हो गई है कुल मिला के। तो अधिशेष के रूप में पैसा तो बचेगा, जिसको हम इकोनॉमिक्स में डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अभी मैं जैसे सुरेश जी को भी सुन रहा था, तो उनका आकलन भी मुझे ठीक लगा कि अगर हम लोग हमारे इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटा दें, तो जो हमारे पास में अधिशेष बचता है वो डिस्पोजेबल बचता है। सरकार का प्रयास निरंतर यही रहता है कि किस प्रकार से व्यक्ति का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए? ताकि बाजार में मांग की स्थितियां हमेशा बनी रहें। क्या होता है ना कि हम हमेशा महंगाई को गलत समझते हैं। हो सकता है दर्शकों को भी और जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग देखें तो महंगाई एक अच्छा सूचक माना जाता है। कैसे? क्योंकि अगर कोई वस्तु मान लीजिए पहले 50 रुपए की है और वो 60 रुपए की हो जाती है, तो निश्चित रूप से कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको तो नुकसान होता है। लेकिन इन बल्क में अगर हम लोग देखें, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो देश को फायदा होता है। अब आप ये देखिए कि आपको आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर को फायदा पहुंचाना है कि देश को फायदा पहुंचाना है। वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार जो मुझे समझ में आ रहा है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सरकार ये चाहती है कि लोगों को फायदा पहुंचे। तो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप कह सकते हो कि हमने करेंसी या जो मूल्य है ना, उसमें गिरावट की है ये टैक्स स्लैब में चेंजेस करने के बाद। एक तो चीज ये। दूसरा, मैं सर को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि उधार जो है वो हम पर है, उधार हमको और लेना चाहिए। निश्चित रूप से लेना चाहिए, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है अर्थशास्त्र की, उसमें अगर हम लोग देखें किसी भी, ये आइडियली सेफ माना जाता है। अगर हम डेट टू जीडीपी रेशो देखें कि अगर मुझे उधार लेना है तो मेरे जीडीपी का कितना % होना चाहिए, वो तो 40% जो है वो डेट टू जीडीपी अच्छा माना जाता है। वर्तमान में अगर हम लोग सरकार की बात करें तो 83%, 81 से लेके 83% जो है हमारा डेट टू जीडीपी रेशो है, वो मुझे किसी भी लेवल पे ठीक नहीं लगता है। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि अगर हम 40% ले सकते हैं और हमने 83% ले रखा है तो क्या अब हम लोग घाटे में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होता क्या है अमूमन कि भारत जैसे देश में और चाइना जैसे देश में, जहां पे इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहां पे मांग जो है वो एक बहुत मील का पत्थर साबित होती है। जैसे एफएमसीजीज गुड है, अभी हम लोग देख रहे हैं आज दशहरा है ना, उसके बाद में दिवाली हमारे पास में एक त्योहार आएगा। तो इसमें ये इस प्रकार के त्योहार है जिसमें हम सभी मिलके कुछ ना कुछ तो खरीदते ही हैं, और कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो किसके ऊपर होता है? जीडीपी के ऊपर होता ही है। तो अगर हम लोग आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हम आने वाले समय में तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पे हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम लोग कर लेंगे। लेकिन मेरा हमेशा से आम जनता के आधार पे एक प्रश्न रहता है कि हम निश्चित रूप से विश्व गुरु बन जाएं, हम लोग प्रथम नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएं। लेकिन मेरा ये बोलना है कि जो एक निम्न तबका है ना, जिसमें हम लोग बोलते हैं अंत्योदय, तो क्या वो अंत्योदय की जो भावना है जिससे हम लोग निकल के आए हैं, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, क्या हम वो फुलफिल कर पा रहे हैं? दूसरा, क्या रोजगार के इतने सृजन हो पा रहे हैं देश के अंदर? और उसी के साथ साथ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, एक पैमाना ये है इकोनॉमिक्स का जिसमें हम लोग केवल ग्रोथ की बात करते हैं कि देखिए हमारी ग्रोथ जो है 6% की हो गई है, हमारी ग्रोथ 7% की हो गई है, हम चौथे नंबर, जिसमें आज डिबेट भी कर रहे हैं हम लोग, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पे आ गए हैं। तो ये मोटा माटी बात है जो सबको समझ में आती है। लेकिन एक अर्थव्यवस्था का आधार ये भी है कि हमारा जीवन स्तर क्या है ना, हमारे यहाँ पर शिक्षा के अवसर कितने हैं, हमारे यहाँ आप कह सकते हो हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है। जैसे आप स्वदेश न्यूज में काम कर रहे हो, मैं अपने जॉब प्रोफेशन में हूँ, तो हम अपने काम करते हुए कितना खुश हैं।
तो एक जो पैमाना है, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इसको माना है कि केवल ग्रोथ नहीं, हमें डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगर हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये सतत विकास होगा, ये सस्टेनेबल विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो मैं स्वागत करता हूं निश्चित रूप से सरकार का, उनका फैसला बहुत अच्छा है। आप हम सब फील कर रहे हैं कि हम थोड़े थोड़े अमीर हो रहे हैं। किस तरह से अमीर हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पॉकेट में पैसा बच रहा है। तो ठीक है। निश्चित रूप से आम जनता को इससे फायदा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। शरद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? शरद जी आवाज आ रही है। हाँ, शरद जी, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, क्योंकि लगातार बहुत समय से हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखें तो बहुत सारी वाकई में सौगात सरकार की तरफ मिली है, और ये बात सच है। यदि हमारे पास सेविंग्स होती हैं, या मान लीजिए बाजार में खरीदारी, आपूर्ति, तमाम चीज़ें होती हैं, तो हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। तो हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? नमस्कार राखी, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट जिनको मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ पर सुन पा रहा हूँ, और स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, बड़ा सीधा सीधा पैमाना है राखी, इसको आसान भाषा में समझने का। 1947 से लेकर 2014 तक हम $2 ट्रिलियन की मात्र इकोनॉमी थे। हम फ्रेजाइल 5 में थे 2014 का। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, मैं आंकड़ों के बोल रहा हूँ, मैं कोई राजनीति से नहीं आता हूँ। 2 ट्रिलियन तो, और 2014 से यानी कि 67 साल में हमने $2 ट्रिलियन तक पहुंचे, और उसके बाद 2014 से लेके और 2025 तक हम $4 ट्रिलियन को पार कर गए। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। 4.18 ट्रिलियन, 4.2 ट्रिलियन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड करता है कि डॉलर की प्राइस क्या है, क्योंकि हम बात US डॉलर्स में कर रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो सरकार की जो नीतियां हैं पिछले 11 साल में, अब नीतियां तो बहुत सारी हैं, मैं गिनवाऊं तो शायद आपका बाकी का समय पूरा इसी में चला जाएगा, पर यह सच है कि जिस लक्ष्य को सरकार निर्धारित करके चल रही है 2047 में विकसित भारत बनने का, और अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का, हम जर्मनी को ओवरटेक जल्द कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि 2027-28 तक इसमें 2 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे कि भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, थोड़ा सा इससे और तेज रफ्तार से बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, जर्मनी जिसकी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, यूरोप के ज्यादातर देश जो है उनकी हालत अच्छी नहीं है, और वो और स्लो हो जाए और पीछे रह जाए, तो हम उसको, रेस जब आप जीतते हैं तो एक जो जीतने वाला तेज दौड़ता है, और अगर जो पीछे रह रहा है वो थोड़ा धीरे दौड़ने लगता है, तो आप और जल्दी जीत जाते हैं, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है हम 27-28 में पहुंच जाएंगे। अब आपके पिछले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। एक तो अर्थव्यवस्था होती है राखी, जो ये सारे आंकड़े होते हैं, GDP इतना है, हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी है, हमारे एक्सपोर्ट्स इतने हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना है, हमारी टैक्स कलेक्शन इतना है, हमारा परचेज मैनेजर्स इंडेक्स इतना वगैरह, जिसको हम आर्थिक पैमाने कहते हैं, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था होती है आपकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था। तो एक पुराना फिल्मी गाना था राखी, उसमें था कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं। अब आम आदमी ये सोचता है भाई GDP इतनी पहुंच गई या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने बन गए, तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी सेहत पे। तो सबसे अच्छा पैमाना इसको देखने का ये है कि आप जहां 2014 में खड़े थे, क्योंकि हम बात यहाँ, आपने मोदी सरकार का जिक्र किया, तो आप जहां 2014 में खड़े थे, लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत ज्यादातर लोगों की मैंने देखा है वो भूल जल्दी जाते हैं। और आप अगर दिमाग पर जोर डाल के देखें कि आप 2014 में कहाँ खड़े थे और आज 2025 में आप कहाँ खड़े हैं, आपकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वो, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? क्या आपने उसमें तरक्की करी है? क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? क्या आपकी नेटवर्थ, यानी कि आपके पास पहले घर नहीं था, अब घर है, पहले आपके पास गाड़ी, बाइक जो भी था नहीं था वो है? क्या आपके बच्चे पहले से बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं? क्या आपको सेहत की सुविधाएं मिलती हैं? क्या टॉयलेट, जो लोग जंगल में जाते थे आज उनको टॉयलेट मिल रहा है? क्या उनको अब नल से जल मिल रहा है, पहले जो कुएं पे पानी भरने जाते थे? क्या उनके घर में बिजली आ रही है? तो ये बहुत सारे पैमाने, हम जानते हैं कि 25 करोड़ लोग राखी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने बनाई थी उसमें से बाहर आए। तो ये व्यक्ति अमीर नहीं हो गए। देखिए, अमीरी का पैमाना जो है, मुझे एक मिला वो 5 लाख रुपए उसके पास थे, वो अपने आप को गरीब कहता है। एक व्यक्ति मुझे मिला जिसके पास 20,000 रुपए थे, वो कहता है जी मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई चिंता की बात नहीं, मजदूर था मुझे मिला। तो आर्थिक जो अमीरी का जो पैमाना है वो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, या जो आपकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, क्या वो पूरी हो रही है? तो हकीकत ये है कि सरकार ने जितनी भी नीतियां लगाई उससे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, घर, लोगों के ऊपर घर बनाए, 2 करोड़ से ऊपर लोगों का PM आवास योजना के अंदर किया गया, किसानों को PM सम्मान निधि
हर 4 महीने बाद 2000 दी जाती है। उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, स्टैंड अप योजना है, तो बहुत सारी आयुष्मान भारत है जिससे लोगों को एक हेल्थ कवर मिला। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं राखी, जिसको हम, जैसा कि मैंने कहा, योजनाएं गिनाने बैठे तो बहुत आपका शो का ज्यादातर समय चला जाएगा। पर ये सच है कि जो बदलाव हमने पिछले 11 साल में देखे, बिना राजनीतिक कोई पक्ष लेते हुए, सिर्फ आंकड़ों के आधार पर और देश के आधार पर, वो नजर आता है। परंतु, अब ये परंतु बहुत जरूरी है सुनना, ऐसा नहीं है कि हमने किला फतेह कर लिया। अभी भी आज भी बेरोजगारी है हमारी, 5.3% के आसपास देश में बेरोजगारी की दर है। पहले के मुकाबले कम है, ये सच है। आज भी किसानों की समस्याएं हैं, कहीं एमएसपी का दरकार आती है, कहीं पर फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो जाती है, कभी बीज नहीं मिलते, और ज्यादातर किसान हमारे छोटे खेत हैं, उनके 2 एकड़ से कम के खेत हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनकी जमीन की मालकियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में, हमारे गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं आज उनको बहुत बढ़िया एजुकेशन मिल रही है। ऐसा भी नहीं है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं देश के हर व्यक्ति को मिल रही है। तो ये देश इतना बड़ा है राखी, कि जब भी कोई यहाँ पर नई स्कीम निकाली जाती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, उसको लोगों तक पहुंचते पहुंचते बरसों लग जाते हैं। अब देखिए 67 साल में जो नहीं हुआ, अब एक जादू की छड़ी घुमाइए कि वो सडनली वो 11 साल में हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। पर अंग्रेजी में फिर एक शब्द होता है वर्क इन प्रोग्रेस, के कार्य प्रगति पर है। जो पहले नहीं होता था अब वो होता दिख रहा है। इस उम्मीद को लेके प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि 2047 तक, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि 2032 तक, उन्होंने क्यों नहीं कहा 2027 तक, उन्होंने क्यों नहीं कहा 2033 तक। तो एक अनुमान लगाया गया नीति आयोग द्वारा और सारे जो सरकार के थिंक टैंक है कि हम इसी रफ्तार से ग्रो करते रहे तो हमारे देश से गरीबी काफी हद तक दूर हो जाएगी। ना, अब थोड़ी गरीबी तो आपको अमेरिका जैसे देश में दिखेगी। अमेरिका अपने आप को आज एक इकोनॉमिक पावर हाउस कहता है। उनका 125% का $38 ट्रिलियन का राखी उनके ऊपर लोन है, 29-30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, और 38 ट्रिलियन डॉलर का उनके ऊपर लोन है। हमारा तो फिर भी 80% है, उनका 125% है, जो अपने आप को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहता है। नौकरियां वहां है नहीं, छोटे बिजनेस वहां बंद हो रहे हैं, नया निवेश आ नहीं रहा। ट्रम्प साहब ने वहां टैंट्रम्स फेंके हुए, कभी वो कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, रोज उनके यहाँ शूटिंग होती है। तो मुझे लग रहा है कि हमें, जब भी आप किसी अर्थव्यवस्था को नापते हैं तो आप तुलनात्मक दृष्टि से नापते हैं कि हम बाकियों के मुकाबले हम 7.8 से बढ़ रहे हैं। हकीकत ये है आखिर कि बाकी की दुनिया मात्र 3-3.25% की रफ्तार से बढ़ रही है, हम बाकी की दुनिया से दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो ये रफ्तार ये बताती है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबी दूर, ये रफ्तार ये बताती है कि हम जितनी भी देश की आर्थिक समस्याएं हैं, कार्य प्रगति पर है, उसको दूर करने में हम सफल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए वापस आऊंगी। नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, नवीन जी अभी हमारे साथ नहीं कनेक्ट है। अभय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सर अनम्यूट करिएगा। जी, आवाज आ रही है। कैसे आप इसको देखते हैं अभय जी? क्योंकि देश में हैं हम, जब देश की बात करते हैं और यहाँ पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस समृद्धि की बात हो रही है, जो सौगातें दी जा रही हैं, उससे हम कितना बढ़ेंगे। देखिए, मैं अभी अपने साथी पैनलिस्ट को सुन रहा था। सभी कोई अर्थशास्त्री हैं, कोई विदेश के सभी चीजों की जानकार हैं। मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, और चूंकि पार्टी की ओर से बैठा हूँ, मेरी भी अपनी एक विचारधारा और सोच है। ये 11 साल की बात कर रहे हैं और 67 साल की भी बात हुई। 67 साल में हम जहां तक नहीं थे, 11 साल में हम कई गुना चले गए, ये भी बातें हुई। क्रय शक्ति पे बहुत जोर दिया गया। मैं भी मानता हूँ कि क्रय शक्ति जितनी बढ़ेगी उतना बाजार में उठाव आएगा, और जब बाजार में उठाव आता है तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि पूरा प्रयास, अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वित्त मंत्री का जो पूरा प्रयास होता है कि हमारे यहाँ उद्योग लगे, हमारे यहाँ रोजगार के साधन बढ़े, और जब उद्योग लगेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से लोग बाजार में ही जाएंगे। एक एनटीपीसी का प्लांट कहीं लग जाता है, एक भिलाई स्टील प्लांट का हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है। जब कभी वो लगा और आज, तो उस शहर की, उस राज्य की दशा दिशा बदलती है। लेकिन जो सपने दिखाए जा रहे हैं ना, जो आंकड़ों का माया जाल बुना जा रहा है, 7.3 ट्रिलियन डॉलर, चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, फिर दूसरी, फिर पहली। आज हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि गरीब की थाली कहाँ है, गरीब की बच्चियों की शादी की स्थिति क्या है, गरीब के बच्चे का और गरीब का स्वास्थ्य का स्तर कहाँ पे है। उसके पास तो आज
सामान्य बुखार के लिए पैसा नहीं है। बड़े जो केस होते हैं उनको आप छोड़ दीजिए। अगर सामान्य बुखार भी आता है तो डॉक्टर के 300 रुपये देने की फीस नहीं होती। ऐसे भी 40 करोड़ लोग आपके देश में हैं। उनकी अर्थव्यवस्था की बात इसमें होनी चाहिए। आप 52 से देश का सफर चालू हुआ, आज 2025 में हम बात कर रहे हैं और 2047 के सपने हमको दिखाए जा रहे हैं। इसमें सिर्फ अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है लगातार। मतलब ये सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त दे रही है और वो सरकार दावा कर रही है कि हम तीसरी इकोनॉमिक बनने वाले हैं। और एक तरफ आप 5 किलो चावल मुफ्त लेके उनके घर में राशन पहुंचा रहे हैं, एक तरफ आप उनको आवास, प्रधानमंत्री आवास, अटल आवास देकर उनको छत देने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी होने वाले हैं। हमारी क्या शक्ति बने ना, हम खरीद के राशन खाएं, ऐसा रोजगार हमें मिले, ऐसे इनकम हमें मिले कि बाजार में जाकर हम अपनी जो बचत की पैसे हैं उन पैसे का उपयोग कर सके। जीएसटी लगाया आपने इन्हीं 11 सालों में। जीएसटी लगाते समय तमाम प्रकार की बातें हुई कि जीएसटी का स्वरूप क्या हो, किन वस्तुओं पे जीएसटी कितनी लगाई जाए। आज का व्यक्ति गरीब से अमीर, एक व्यक्ति अमीर व्यक्ति भी टिकट खरीदता है तो जीएसटी देता है, उतना ही परसेंट देता है जितना एक गरीब व्यक्ति जाके खरीदता है जिसकी क्षमता नहीं है, जो मजबूरी में उस ट्रेन में सफर कर रहा है, और एक व्यक्ति घूमने के लिए सफर कर रहा है। आपने क्या जो क्राइटेरिया रखा जीएसटी का आपने ही लाया। और आज आप देखे कि जब बाजार ठप होने वाला है, आप आज देखे कि अमेरिका के कारण आपके सारे व्यवसायिक रिश्ते सभी देशों में खत्म होने के कगार पे हैं और आप पे टैरिफ ज्यादा लग गई, तो आप यहाँ पे परचेजिंग क्षमता बढ़ाने का नाम देकर, बचत उत्सव बनाने का नाम देकर जीएसटी में आपने कमी कर दी। आप वही पैसे हमसे छीने और वही पैसे आकर हमको आप वापस कर रहे हैं। 1 रुपया कहाँ से आएगा, 1 रुपया कहाँ से जाएगा, जब ये वित्त मंत्री बजट में बताती हैं उन बजट की बातें यहाँ नहीं होती। और 261 लाख करोड़ का कर्ज, प्रति व्यक्ति 5 लाख से ऊपर का कर्ज, प्रति साल 90,000 कर्ज में बढ़ावा, और उसके बाद हम थर्ड ट्रिब्यूनल ऑफ तीसरी इकोनॉमिक और दूसरी इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। हम खड़े कहाँ हैं जहां पे 100 में 10 लोग अमीर हो रहे हैं और 90 लोग गरीब हो रहे हैं। ये हमारा स्तर है। 90 की परचेजिंग क्षमता खत्म है, 90 का जीवन स्तर खत्म है, 90 के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और खाने के पैसे आज भी नहीं है। एक मजदूर को जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है उस मजदूरी को आप आंकड़े निकालिए कि आज की महंगाई में वो कहाँ खड़ा है। एक पैनलिस्ट ने भी कहा कि महंगाई बढ़ना अच्छी बात होती है। अच्छी बात आंकड़ों में दिखाने के लिए है, अच्छी बात देश की अर्थव्यवस्था में सुधार, जीडीपी को दिखाने के लिए है। लेकिन अच्छी बात क्या उस गरीब के घर में जिसके यहाँ रोटी नहीं पहुंच रही है, कपड़ा नहीं पहुंच रहा है, शादी नहीं कर पा रहे हैं बच्चों की, जो आदमी बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं करा पा रहा है, सपने को देख के पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कौन सी अच्छी बात है। ना आपका महंगाई पे नियंत्रण है, ना आपका बाजार पे नियंत्रण है। और 52 से 60 साल के अंदर कितने उद्योग लगे और 11 साल के अंदर कितने उद्योग लगे, कौन से बड़े उद्योग आए जिनसे रोजगार बढ़ता है। आप छोटे उद्योगों, मझले उद्योगों को कर्ज दो और कर्ज वसूली में उद्योग बंद हो जाते हैं। ठीक है, आपके कर्जे से उद्योग चालू होता है और आपके कर्जे पटाने में ही उद्योग बंद हो जाता है। न उनको आप बिजली दे पाते हैं, न उनको आप पानी दे पाते हैं, न उनको आप भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे पाते हैं, तो वो उद्योग उसी में उलझ के बंद हो जाते हैं। आप परसेंटेज क्या है उद्योग चालू होने का और उद्योग बंद होने का, इन बातों में भी चर्चा होनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, बहुत ज्यादा आंकड़े मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इन 11 सालों में जीएसटी आप लगाएं, जीएसटी आप घटाएं, पूरे देश में एक अमेरिका ने डमरू घुमाया है तो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था डमरू की तरह घूम रही है। इतने आश्रित हैं आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे, इतने आश्रित हैं आप विदेशों से लोन लेके अपनी अर्थव्यवस्था पे, कि एक डमरू बजने से आप सबके डमरू बज गए। ठीक है, नवीन जी मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल राकेश जी, सुन पा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते नवीन जी, 2030 का लक्ष्य और 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की, जीडीपी की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि 2028 तक तो हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ने की बात करते हैं। देखिए, अच्छी बात है यदि हम इस लक्ष्य को अचीव करते हैं, बहुत अच्छा होगा। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने लगातार जो सौगातें दी हैं उसका बाजार पर किस तरीके का असर है और कितना ये हमें मदद करेगा इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो सौगात मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक प्रोसेस होती है, एक पूरी मॉनिटरिंग होती है कि हम इसको लेके कैसे जाएंगे। हमने
हमने सौगात दे दी, अब उस चीज की मॉनिटरिंग है कि बाजार पर उसका इफेक्ट कितना है और यदि कोई अप एंड डाउन्स हैं तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ये पूरी चीजों के बारे में बहुत क्लियरिटी से चीजों को सामने रखना पड़ेगा, तब हम उस इकोनॉमी को छू पाएंगे या हम वहां पहुंच पाएंगे। क्योंकि सिर्फ हम ये कह दें कि सौगात देने से चीजें हो जाएंगी तो हम कैसे ग्रोथ देखेंगे। नवीन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? नवीन जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ प्लीज, यदि मेरा प्रश्न सुनाओ तो आंसर कीजिए सर। हाँ, मैंने बोल रहा था, इससे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे। हाँ बिल्कुल। राखी जी, मैं बता दूं आपको कि इससे पहले कई पैनलिस्ट बोल रहे थे। आज बड़ी अच्छी टॉपिक आपने रखा है और बड़ी अच्छी टॉपिक में एक चर्चा है जो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ चीज है। देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार, साथ साथ देश। नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नवीन जी, आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं सर, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी मेहमान और भी हैं, वो शायद अपने व्यूज रख पाएंगे। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, 2030 का लक्ष्य तो है ही, लेकिन उसके पहले 2028 का जो लक्ष्य है वहां तो हम जीडीपी को लेकर जाएंगे 30 तक, लेकिन 2028 जो कह रहे हैं कि हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हमारी जो बात हो रही है, लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लगातार बहुत सारी सौगात दी है हर वर्ग को, हर क्षेत्र को कैसे सेटल किया जा सकता है। और कहते हैं ना कि सीधी सी बात है, जब डिमांड होगी, जब खरीदारी बढ़ेगी, हमारे बाजार पे असर पड़ेगा, हमारी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रश्न मेरा भारतीय जनता पार्टी से था, इसको सफल होने के पीछे कितनी बड़ी चुनौती जैसा ये है, क्योंकि उस लक्ष्य को तो आप तभी पाएंगे जब इसको प्रॉपर तरीके से सफल कर पाएंगे। देखिए राखी जी, जहाँ तक सरकार का काम है, और अभी आपने अभी देखा होगा कि जिस तरह से बाजार को उठाने के लिए भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, जीडीपी घटाया है, कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है, त्योहारी सीजन भी है, इसके अलावा किसानों की एमएसपी बढ़ाने का किया है। अब आप ये सोचिए, जब बाजार में पैसा होगा तो निश्चित रूप से खरीदारी होगी, मतलब मांग के हिसाब से पूर्ति होगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उत्पादन भी होगा। आप चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी आप देखिए, ऑटोमोबाइल में, रियल इस्टेट में, तमाम जगहों पर लोग जो है प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। जीएसटी घटने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि ऑटोमोबाइल और कुछ सेक्टर में ज़रूर बूम आने की संभावना है, आने वाले दिनों में खरीदारी बढ़ेगी, जो पिछले सालों में रुकी हुई थी। अब रुकी क्यों हुई थी या कम क्यों हुई थी? रुकी तो नहीं हुई थी, कम हुई थी। ये क्यों हो रही है कि क्योंकि सरकार ने थोड़ा सा जो है इस पर ध्यान देते हुए और जीएसटी वगैरह में कमी करके निश्चित रूप से लोगों के पॉकेट में पैसा बचाने का प्रयास किया है। दूसरी बात है कि मार्केट में अन्य तरह से भी अगर पैसा आता है, एमएसएमई सेक्टर मजबूत होता है, रोजगार बढ़ते हैं, बेरोजगारी घटेगी और फिर जो है वो भी पैसा मार्केट में आएगा। तो देखिए, चलन में जो भी पैसा आता है कि रोटेशन है, पैसा होगा तो खरीदारी होगी, पैसा होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, अगर डिमांड होगी तो सप्लाई भी उसी हिसाब से होगी। तो अगर ये सारा जो पूरा इकोनॉमी है वो एक तरह से रोटेट होता है, और हमें लगता है कि वर्तमान में ये सरकार का जो प्रयास है बड़ा सराहनीय है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात आपने कहा कि जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात। देखिए, भारत एक बड़ा विशाल देश है, यहाँ का बाजार बहुत है। अगर वाकई यहाँ पर सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से तीसरी इकॉनमी बनने में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास श्रम भी है, श्रम की बहुलता है। हमें स्किल्ड लोगों को लाने की ज़रूरत है। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी जोर देना पड़ेगा सरकार को, ताकि हमको विदेशों पर न निर्भर करना पड़े। आप देख रहे हैं कि स्वदेशी का जो नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने, स्वदेशी कब सफल होगा? जब हम अपने देश में कोई चीज़ निर्माण करेंगे, जिनकी खरीदारी जो है, जिनको खरीदेंगे अपने ही देशवासी, तभी तो स्वदेशी सफल होगा। बाहर से आयात करके हम कोई सफलता नहीं अर्जित करेंगे। इसलिए हमें जो है बहुत सारी चीज़ों पर, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहने की ज़रूरत है। उन स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है राखी, जिसके माध्यम से हम अपने ही देश में अपने सामान खरीद करें और उनकी सप्लाई दे सकें। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, और ये अगर सारी चीज़ें हो रही हैं ग्रेजुअली तो निश्चित रूप से एक तरह से तीसरी इकॉनमी बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये भी बात है कि 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना है, हम इतने ज़्यादा, हमारा देश इतने ज़्यादा सक्षम हो सकता है कि हम 2047 में सबको पीछे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि हम क्या इस दिशा में वाकई कुछ तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं,
या हम जो है लोगों को स्किल कर रहे हैं, या हमारे उत्पाद विदेशी उत्पादों से ज़्यादा अच्छे हों, अच्छे किस्म के हों। अक्सर आप देखती होंगी कि बाहर का जब कोई सामान आता है तो हम ही उपभोक्ता दौड़ लगा देते हैं उसको खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने यहाँ की गुणवत्ता और यहाँ की कीमत, हम देखिए किसी भी सामान की कीमत भी बहुत मायने रखती है। अगर मान लीजिए एक ही सामान जो खरीदने जा रहे हैं, विदेशी सामान आता सस्ता है और अपना महंगा है, तो निश्चित रूप से जो उपभोक्ता सस्ते की तरफ जाएगा, क्योंकि अपना पॉकेट भी देखेगा। तो इन सबको अगर लब्बो लुआब देखा जाए तो हम ये मान लेते हैं कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत बेहतर है। खास करके अगर 2027-28 में हम तीसरी इकॉनमी बनने की ओर जा रहे हैं तो इसको पाने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमको, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारी डगर इतनी आसान भी नहीं है राखी। पिछले हम ये नहीं चाहते, कोई पॉलिटिकल यहाँ कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर 60-67 सालों में कुछ सरकारों ने किया तो उन्हें थोड़ा बहुत किया। वर्तमान सरकार देखिए, किसी भी सरकार जो भी हो देश में, उस सबका दायित्व है कि देश की इकॉनमी को, देश के नागरिकों की सुरक्षा करे, उनकी आय बढ़ाए और लोगों को खुशहाल रखे। तो वर्तमान सरकार जिस दिशा में काम कर रही है उसको तो सराहा जाना ही चाहिए। लेकिन पिछली सरकार ने थोड़ा जो भी किया है उनको वो भी सराहना के पात्र हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम 11 सालों के बीच में अगर हम दुगना अपनी इकॉनमी कर रहे हैं तो ये तो भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और देखना होगा कि जो सुधार सरकार ने पिछले दिनों में जो कुछ चीज़ों में सुधार किया, अगर थोड़ा पहले से भी होते तो हो सकता है कि हम अभी तीसरी इकॉनमी विश्व की बन जाते। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने जिस तरह से कर्मचारियों, किसानों, मज़दूरों, इसके अलावा टैक्स में डिडक्शन, इन सारी चीज़ों का ये जो अभी तोहफा दिया है, निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मजबूती प्रदान करेगा। बिल्कुल। चले, और क्योंकि समय की सीमा है, नवीन जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है? नवीन जी, राखी जी सुन पा रहा हूँ मैं आपको? प्लीज अपनी बात रखिएगा सर, समय हो गया। राखी जी, मैं सबसे पहले जो है दशहरा नवरात्रा के बधाई के साथ साथ जितने पहले जो चर्चा की है, निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री और देश की सरकार 2014 में जिस चीज की नींव रखी थी, आज हमारी सरकार का लगभग समझिए कि तीसरा टर्म चल रहा है। हम अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं कि देश को कैसे उन्नत बनाए, देश को कैसे विश्व शक्ति के रूप में साथ साथ आर्थिक काम करेंगे तो हर काम सक्सेस होगा, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन जिस दिन से अपोजिशन के मित्रों का एक वातावरण और सोच जो है उपलब्धता भी निर्धारित हो गई अपोजिशन के मित्रों का कि सरकार के किसी भी काम को, सरकार देश को आगे बढ़ाना चाहती है उसका भी विरोध, सरकार देश को किसान को आगे बढ़ाना चाहे उसका भी विरोध, मजदूरों के घर के अंदर अगर चूल्हा जले तो उसको भी अपोजिशन के द्वारा विरोध, मजदूर के बेटी बहू और उनके परिवार के लोग के पास बाथरूम नहीं है, बाथरूम हम बनवाएंगे उसका भी विरोध। नवीन जी, आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है सर, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। और क्योंकि समय भी हो गया है, आप में से जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं खास तौर पर, यदि कुछ कहना चाहते हैं, एक छोटा सा कंक्लूजन निकाले, प्लीज अपनी जल्दी से बात रखेगा। हाँ, सुरेश जी बोलिए। देखिए राखी जी, हमें आने वाले टाइम के अंदर में 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियोज इस समय पर थोड़े से डाइसी नजर आ रहे हैं। एक रिसेशन का थ्रेट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिखाई देता है, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस तरीके का रिसेशन दिखाई दे रहा है उसकी कहीं ना कहीं आंच जो है वो भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर आ सकती है। और भारत के अगर एक्सपोर्ट्स इस पे हैम्पर होते हैं तो फिर एक बार दोबारा से मार्केट के ऊपर पे और भारत के जो बाजार हैं उसके ऊपर पे एक थोड़ा सा फियर यहाँ पर दिखाई दे सकता है। उसका अगर समय रहते हुए कोई सॉल्यूशन अगर सरकार निकाल लेती है तो निश्चित तौर के ऊपर पे ये चेरी ऑन द केक होगा। और साथ ही साथ जो स्पीड के अंदर में हम एक अपनी जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं वो स्पीड बरकरार रहेगी। अदरवाइज जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में अगर सिनेरियोज जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे अभी हम अमेरिका के मार्केट्स को देख रहे हैं और अमेरिका के अंदर जिस तरीके का लॉकडाउन हुआ है, शटडाउन हो गया है, पूरा सरकारी स्ट्रक्चर जो है, सरकारी दफ्तरों के ऊपर पे ताले लग गए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। हालांकि वो लंबे टाइम का नहीं रहेगा, लेकिन एक छोटा सा एक इम्पैक्ट बहुत दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक रिसेशन का आते हुए समय के अंदर में फियर दिखाई दे सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हल्का डंट मार सकता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमें इस चीज को अभी समझना पड़ेगा। आप में से कोई कुछ कह रहा है? निश्चित रूप से अभी जो मनचंदा जी ने कहा
कि अगर हम उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं देंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय में हो रहे बदलावों पर, तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। देखिए, ये बात तो बहुत साफ है अभय जी। ये शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो लक्ष्य हैं, जो एक टाइम सेट किया गया है कि 2028 तक हमें कहाँ होना है, हमें 30 तक किस जीडीपी पर जाना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के बाद हमने जो हमें सौगातें मिली हैं, उसके बाद हम उसको कैसे कर पाएंगे, ये इस चीज़ की मॉनिटरिंग और ये ले जाना, ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर सरकार की है। लेकिन जो प्रयास हैं हम उसकी सराहना कर सकते हैं। और क्योंकि देश की बात हो रही है, यहाँ पक्ष विपक्ष की तो या राजनीति की कोई बात नहीं थी, तो कहते हैं कि हम बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो सब आएंगे उसमें। इससे भारतीय जनता पार्टी का भी भला होना है, कांग्रेस का भी होना है, पूरी देश की जनता का होना है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम यदि बढ़ते हैं तो हमारा ही नाम होगा, हमारे देश का ही नाम होगा। क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मोदी सरकार की जो सौगात है उससे बाजार पर कितना असर, और जाहिर तौर पर यदि ये डेवलप होता है, उत्पादन बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है, तो हमारी इकोनॉमी 100% बढ़ेगी। इस चीज़ को कैसे लेकर जाना है और इसे कैसे करना है, ये पूरा रोड मैप, ये पूरी तैयारी सरकार की है। और जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, हम उम्मीद तो बिल्कुल कर सकते हैं, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि बिल्कुल हम बढ़ेंगे। अब देखिए आने वाले समय में कितनी चीज़ों में डेवलपमेंट होता दिखेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।